हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, बिहार टीआरई, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जिसमें भी कहीं पे भी इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तो उन सबको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने इस परिवार को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला दिया है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। क्या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र शिमला में है? क्या ये सही कह रहा है? तो बिल्कुल नहीं, पहला तो बिल्कुल सही गलत हो जाएगा। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये कटक उड़ीसा में है। कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है, शिमला में नहीं है। कहाँ पे है? उड़ीसा के कटक में है। ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1946 में स्थापना हुई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, कभी कभी फुल फॉर्म ना देकर ऐसे भी दे देता है, सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट या फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? तो ये कटक में नहीं है, कटक में आपका राइस वाला है। ये कहाँ पे है? ये आपका लखनऊ में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। फिर दिया है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्था ये भी लखनऊ में है, ये दिल्ली में नहीं है। ड्रग इंस्टीट्यूट और बॉटनिकल गार्डन दोनों ही लखनऊ में है। तीसरा है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, चौथा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, यही आपका सही हो जाएगा कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1950 को हुई थी, 21 अक्टूबर 1950 को। मैसूर कहाँ पे है? तो मैसूर कर्नाटक में है, जहाँ पर आपको केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारे इसी चैनल पे हर दिन करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और अपना कमेंट में हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये एफर्ट कैसा लगा। ये नया एफर्ट आपके लिए स्टार्ट किया गया, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के लिए सही है, कौन सा गोल्डन राइस के लिए सही है? पहला दिया है बीटा कैरोटीन युक्त चावल, इसका रंग पीला होता है, यह एक GM चावल है। गोल्डन राइस के लिए इसमें कौन सा सही है? तो गोल्डन राइस जो होता है इसमें प्रो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन को ही प्रो विटामिन ए के नाम से जाना जाता है और इसमें जेंथोफिल होता है, जिसके कारण इसका रंग जो है गोल्डन कलर का होता है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका रंग गोल्डन कलर का क्यों होता है, तो जेंथोफिल के प्रेजेंस के कारण इसका रंग सुनहरा होता है। और यह आनुवंशिक रूप से संशोधित बायो फर्टिलाइज्ड फसल है, यानी बीटी कॉटन GM क्रॉप है, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान और इसके राष्ट्रीय भागीदारों ने विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस को विकसित करने के लिए कहा गया है। तो 1, 2, 3 ही इसका सही जवाब है। ठीक है, तीनों ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये। ठीक है, तीनों ही इसका सही जवाब है। तीनों कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, A, B और C। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी रूपांतरित किस्मों की बृहद स्तर पर उगाया जाता है? यानी कौन सा वो किस्म है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उसे बृहद स्तर पर उगाया जाता है? पहला है गेहूं, मैंने वीट एंड मैंगो, गेहूं और आम, सरसों और मूंगफली, कपास और सोयाबीन, मटर और बाजरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, कॉटन और सोयाबीन। व्यावसायिक रूप से ये उगाई जाने वाली सबसे ज्यादा फसलें हैं और ये आनुवांशिक मॉडिफाइड है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आलू, ये USA में सबसे ज्यादा मॉडिफाइड करके उगाया जाता है। चुकंदर कनाडा में उगाया जाता है। इसी तरह अगर बात करें सोयाबीन और कपास जो है, ये लगभग सोयाबीन 11 देशों में और कपास 15 देशों में जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका सही जवाब कपास और सोयाबीन हो जाएगा, कॉटन और सोयाबीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीरोडिन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त होता है? हीरोडिन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त होता है? पहला रेफोनस सेटाइवस, ब्रेसिका नेपस, हिविकस रोजा साइनेसिस या फिर बिंका रोजिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस के बीजों का उपयोग पुनः संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन के रूप में
हिरुडीन से उत्पादन के लिए किया जाता है? यह एक प्रोटीन है जिसमें थक्का रोधी गुण पाए जाते हैं। यह प्रोटीन जोक द्वारा निर्मित होता है। इस प्रोटीन के लिए जीन एनकोडिंग को अलग किया जाता है और ब्रेसिका नेम्पस में शामिल किया जाता है। फिर प्रोटीन को ब्रेसिका नेम्पस के बीजों से अलग किया जाता है। अर्थात अगर बात करें तो हिरुडीन ब्रेसिका नेम्पस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जनरली हिरुडीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जनरली ये जोक से प्राप्त होता है, लेकिन इसको ब्रेसिका नेम्पस पौधे में जो है शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर इसको उसके बीजों से अलग किया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पूछा जाए हिरुडीन किस एनिमल से प्राप्त होगा, तो जोक से। किस पौधे से प्राप्त होगा? तो ब्रेसिका नेम्पस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम कौन सा है? पॉलीमरेज श्रृंखला में जो उसका चरण है उसका सही क्रम कौन सा है? तो पॉलीमरेज श्रृंखला में सबसे पहले डीनेचुराइजेशन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एनीलिंग होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस। ठीक है, इसके द्वारा डीएनए के छोटे छोटे खंड का विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से बहुत सारे खंडों में उत्पादन हुआ था। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहली डीनेचुराइजेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम परा उत्पत्ति मूलक पौधा था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज, प्रथम परा उत्पत्ति मूलक पौधा कौन सा था? कपास यानी कि कॉटन, टोमेटो, टोबैको या फिर वीट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी टोबैको। 1982 में प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको था। ठीक है, टोबैको, इसे इंग्लिश में निकोटीना टोबैकम कहा जाता है। इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से उत्पादन के लिए किया गया। भारत में व्यावसायीकरण के लिए अगर पूछा जाए पहला आनुवांशिक पौधा कौन सा था, तो वो बीटी कॉटन था। अगर भारत में पूछा जाए तो बीटी कॉटन था, बीटी कपास था। और विश्व में यहाँ पे पूछा जा रहा पहला कौन सा था, तो पहला ट्रांसजेनिक टोबैको था। अगर भारत में पूछा जाता तो इसका जवाब चेंज होके कपास हो जाता, बीटी कॉटन हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, अगुणित पादप पैदा किया जा सकता है। पॉलन कल्चर, काइटिलोडन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर या फिर मेरिस्टेम कल्चर। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पॉलन कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का एक प्रमुख भाग अगुणित पादपों का उत्पादन भी है। इसमें पौधों के अगुणित भागों को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रख के पौधे तैयार किया जाता है। एप्लॉइड पादप के लिए पॉलन के संवर्धन मुख्य तकनीक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज़ एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आता है तुरंत शेयर कर दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाते हैं। ठीक है, और हमारे इसी चैनल पे बायोलॉजी यानी जूलॉजी के भी बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं और बहुत जल्द हम बीपीएससी तैयारी की भी तैयारी कराने वाले हैं। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट भी है, आपका ये अपना परिवार है, इसको आप जितना ग्रो कराएंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए हमेशा एक नया एफर्ट लाते रहेंगे। जैसा अभी हाल फिलहाल हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया है, वो एफर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। जिस तरह आप वीडियो का वेट करते हैं उसी तरह हम आपके कमेंट का भी वेट करते हैं। हमारे वीडियो आपके लिए उतने हेल्पफुल हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आपका कमेंट है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमेशा एक नए तरीके से, नई टेक्निक लाने का, एक अच्छे तरीके से पढ़ाने का उपाय हम आपके लिए खोजते रहते हैं अगर हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, कहना हमारा काम है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। आप में से 100, 200, 300, 400 लोग पर डे वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट कुछ गिने चुने लोगों का, 2, 4, 10 लोगों का आता है। कमेंट बॉक्स में मैं उनका बार बार नाम भी जूलॉजी के पोर्शन में लेती हूँ, जूलॉजी के वीडियो में, और एक ही लोगों का नाम बार बार देखने को मिलता है। आप लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग भी अगर प्लीज़ अपना कीमती समय निकालकर, मैं जानती हूँ आप सबका समय बहुत कीमती है, लेकिन उस कीमती समय में थोड़ा सा टाइम निकालकर एक कमेंट अगर टाइप कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ अगर आप लोग से हो पाए तो जरूर कर दीजिएगा, हम वेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल खरपतवार नाशक है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, कौन सा प्रबल खरपतवार नाशक है। ऑप्शन है यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-D जिसको हम लोगों ने अभी
इसके पहले की वीडियो में इसका फुल फॉर्म देखा था। उसके बाद तीबा है और NPA। तो खरपतवार नाशक के रूप में यही है आपका 2,4-D। ये ऑक्सिन का एक प्रमुख हार्मोन्स है और ये खरपतवार नाशक के रूप में यूज किया जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये सब जो है इसी के रूप होते हैं, लेकिन 2,4-D जो है ये बहुतायत रूप से खरपतवार नाशक के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो ये है 2,4-D का कंप्लीट नेम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है 2,4-D का। इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखे होंगे प्लांट पैथोजन वाले, तो उसमें मैंने आपको 2,4-D का पूरा नाम बताया था। आप में से किसी को भी याद आ रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन का जवाब देने से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। आपके सामने जब वो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन आप देखते ही मार्क कर जाएंगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ को 2 से 3 बार लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, तो इसलिए आप होमवर्क में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपके भी सब कॉन्शियस माइंड में वो जाके सेव हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किसी भाग के ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर आधारित है। यानी मान लीजिए कोई पौधा है और उसको काट दिया जाए और काट के एक उसी तरह का एक नया पौधा ग्रो करा लिया जाए, एक नया पौधा बन के तैयार हो जाए, ये क्या कहलाता है? तो ये टोटीपोटेंसी पे जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्लांट कल्चर के अंतर्गत गुलाब का एक पौधा है, उसको 2 भागों में काट कर कलम करके नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। ये कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधे के जो टोटीपोटेंट सेल होते हैं वो जिम्मेदार करते हैं, इसी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड अणुओं को पहुंचाने में लाया जाता है? कौन सी वो तकनीक है जिसको आरएनए के पहचान में यूज किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट्स, सदर्न ब्लॉट्स, नॉर्दर्न ब्लॉट्स या ईस्टर्न ब्लॉट्स? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नॉर्दर्न ब्लॉट्स। नॉर्दर्न ब्लॉट्स का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने में लाया जाता है। डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉट्स तथा प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट का यूज किया जाता है। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? डीएनए के लिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और वेस्टर्न ब्लॉट का यूज किसके लिए किया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट का यूज जो है वो प्रोटीन के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए किया जाता है। ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉट तकनीक को वैज्ञानिक जेम्स एल्वाइन, डेविड कैंप और जॉर्ज स्टॉक के द्वारा 1977 में विकसित किया गया था और इसमें क्या करते हैं? आरएनए के अणुओं को पहचाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस जीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन 2021 में। ठीक है। पीसीएस के क्वेश्चन पीजीटी में, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी हो, उसमें रिपीट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार आपको दिखाया भी है कि ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था और वही क्वेश्चन पीजीटी में भी आया है। लेवल दोनों का सेम रहता है, पूछने का तरीका भी सेम रहता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा कि ये पीसीएस में आया, हमारे काम का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विटामिन में कौन विटामिन कैलस वृद्धि के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन कैलस की वृद्धि के लिए आवश्यक है? इनोसिटोल, पेरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड या फिर थायमिन? ये यूपीपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थायमिन। कैलस की वृद्धि के लिए विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन, सारे विटामिन के नाम मैंने आपको बताए हैं। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनामाइड, विटामिन B4 सबके नाम मैंने आपको बताए हैं। ये जूलॉजी वाली क्लासेस में अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर जूलॉजी की भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहे हैं, वो भी किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, आप उनको भी जरूर देखिए। ठीक है। सॉरी, कैलस की वृद्धि के लिए थायमिन जो है वो जिम्मेदार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। थायमिन क्या है? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन कैलस वृद्धि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। थायमिन साइटोकाइनिन से जुड़ता है और कैलस वृद्धि में और जड़ को प्रेरित करने में इसकी भूमिका होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजोला जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिया है, तेजी से गुणित होकर अत्यधिक मात्रा में जैव भार उत्पादित करता है। तो बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं किया जाता। नाइट्रोजन स्थितीकरण हेतु उत्तरदायी राइजोबियम के साथ सहयोजी होता है, इसके लिए भी नहीं।
नाइट्रोजन स्थितीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरियम के साथ सहजीवी होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सोला जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसके साथ करता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ करता है। ये अगर पूछा जाए एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, तो साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करके ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। एजोला है क्या, तो एजोला जो है एक फर्न है, एक छोटा सा फर्न होता है और ये एकमात्र अज्ञात टेरिडोफाइट है जो डायजोट्रॉफिक यानी डायजोट्रॉफिक साइनो जीवाणु के साथ सहजीवन में रहता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा टेरिडोफाइट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलस निर्माण होता है, कैलस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन, कैलस का निर्माण कहाँ होता है, तो हम लोगों ने देखा था प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस का निर्माण होता है। कैलस के निर्माण के लिए थायमीन जिम्मेदार होता है, यानी कि B1 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है, ऑप्शन गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी बैगन या हाइब्रिड राइस। ट्रांसजेनिक तो बीटी कॉटन, बीटी राइस, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। गोल्डन राइस भी अभी हम लोगों ने देखा था, ये जीएम क्रॉस था। जो ट्रांसजेनिक नहीं है वो हाइब्रिड राइस है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसजेनिक क्या होता है, एक संशोधित पौधा होता है जिसे जेनेटिक मतलब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस ये जीएम क्रॉप है, बल्कि हाइब्रिड राइस यानी संकर धान जो है ये जीएम क्रॉप नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर पहला ट्रांसजेनिक पौधा पूछा जाए तो 1982 में तंबाकू था और पहला भारतीय ट्रांसजेनिक पौधा पूछा जाए तो वो बीटी कॉटन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कायिक भ्रूणों को किसके संपुष्टिकरण से कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता है, सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो विथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम नाइट्रेट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सोडियम एल्जिनेट। कृत्रिम भ्रूणों का निर्माण दैहिक भ्रूणों की सोडियम एल्जिनेट के साथ इनकैप्सुलेट करके किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक संपूर्णित पादप ऊतक है, इसमें दैहिक भ्रूण, अक्षीय कलियां, प्ररोह युक्तियां, कोशिका समुच्चय यानी सेल अरेंज्ड और अन्य सूक्ष्म प्रसार शामिल होते हैं। सोडियम एल्जिनेट एसिड सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इनकैप्सुलेटिंग सामग्री है। अगर पूछा जाए इनकैप्सुलेटिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, तो यही सोडियम एल्जिनेट होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही पादप से पर्याप्त आनुवांशिकता समरूप पादपों की समष्टि क्या कहलाती है। एक ही पादप से अगर कोई प्लांट प्राप्त हो रहा है तो उसे क्लोन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। या मूल जीव के समान ही दिखता है, या प्रकृति में एक नियंत्रित स्थिति में होता है, या प्रजनन के कृत्रिम अलैंगिक तरीके से तैयार किया जाता है और इसमें जो है पेरेंट्स के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये क्लोन होता है। अगला क्वेश्चन, इको R1 क्या है, इको R1 क्या है। इको R1 ये रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जीआईसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इको R1 प्रतिबंधित एंजाइम है, यह एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस है जो ई कोलाई से पृथक किया जाता है। यह डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करता है। एक बार जब यह अपने विशिष्ट पहचान अनुक्रमों को पाता है तो यह डीएनए से जुड़ जाता है और प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 1 नामक एंजाइम जिसे आप ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन क्षारक क्रम को पहचानता है और डीएनए वलय के दोनों रज्जुकों को G और A यानी ग्वानिन और A के बीच विदलन करता है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है हर्बर्ट बॉयर ने की थी। किसने की थी, हर्बर्ट बॉयर ने की थी। कहाँ पे की थी, तो हर्बर्ट बॉयर ने इसकी खोज प्रयोगशाला में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम संवर्धन माध्यम बनाने में कभी कभी सक्रिय चारकोल क्यों मिलाया जाता है, यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग सिंथेटिक कल्चर में क्यों किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कार्बन के स्रोत के रूप में, प्रतिजैविक सक्रियता के रूप में, विषाक्त अवकारक के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर रिड्यूसिंग टॉक्सिन। विषाक्तता को घटाने के लिए चारकोल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मोनोक्लोन एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीकी को क्या कहा जाता है? मोनोक्लोन एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीकी को ट्रांसक्रिप्शन, हाइब्रिडोमा, सैब्रीकरण यानी सैब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिडोमा कहते हैं। मोनोक्लोन एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीकी को हाइब्रिडोमा कहा जाता है। हाइब्रिडोमा कोशिका एक माइकोलोमा लिम्फोसाइट्स के साथ समान एंटीबॉडी स्रावित करके लिम्फोसाइट्स को फ्यूज करके निर्मित होती है, जो एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंट आधार है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता का पैटर्न, एक ही जांच के साथ संपूरकता या फिर डीएनए का प्रतिबंध नक्शा। कौन सा इसमें से वो है जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का आधार है, फिंगरप्रिंट का आधार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जो है ये फिंगरप्रिंट का आधार होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस चरण में डीएनए को टुकड़ों में काट दिया जाता है। साइट प्रतिबंध के टुकड़े लंबाई विश्लेषण के लिए प्रतिबंध एंजाइमों को पहचाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स की तकनीक अगर पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक ए जेफरिस के द्वारा 1984 में दिया गया था। कब? 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट्स की तकनीक दी गई थी। डीएनए फिंगरप्रिंट्स को ही आज के नए दौर में एआई के दौर में डीएनए फिंगरप्रिंट्स की तकनीक को यूज करके बहुत सारे अपराधों को रोका जा रहा है, क्योंकि उससे जो अपराधी हैं उनका पता लगाया जा रहा है, बायोमेट्रिक में यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा हो गया है। और इसकी जो है मतलब ये टेक्निक दी किसने थी, तो ए जेफरिक्स के द्वारा 1984 में ये टेक्निक दी गई थी। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में आया और सेम क्वेश्चन आपको एलटी ग्रेड 2026 में देखने को मिला था। देख लीजिए आप पीसीएस के क्वेश्चन किस तरह रिपीट होते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो एलटी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर उठा के आप चेक कर लीजिएगा 2026 का, उसमें सेम क्वेश्चन आया है। मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब रिस्ट्रिक्टिंग एंडोन्यूक्लियस था। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। एंजाइम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस को पहली बार किसने दिया, तो पहली बार इसको 1978 में स्मिथ और नॉर्थन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था स्मिथ और दूसरे कौन थे इनके सहयोगी? नॉर्थन। इन्होंने जो है मॉलिक्यूलर सीजर को एंडोन्यूक्लियस के नाम से बताया था। कब बताया था? 1978 में, 1978 में, ठीक है। और कहाँ पे दिया था? अगर पूछा जाए किस चीज में दिया था, तो इन्होंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको अलग किया था। कहाँ से? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, ठीक है। इसका कारण प्रतिबंध स्थल पर डबल फंसे हुए डीएनए का कारण बनता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जीन अभियांत्रिकी में जैविक कैंची का कार्य करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा, इसका सही जवाब डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस था। इसका सही जवाब, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की रासायनिक चाकू है, डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है? तो अभी इसका भी सही जवाब वही होगा, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। अगला, ब्रूस प्रूफ टमाटर को नियोजित करके विकसित किया गया। ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑप्शन एंटीसेंस आरएनए टेक्निक, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन या हार्मोनल ट्रीटमेंट। किसके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा जो है ब्रूस फ्रूट टमाटर को विकसित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दैहिक संस्करण को नियोजित करके ब्रूस फ्रूट टमाटर आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया। दैहिक संकरण क्या है? तो दैहिक संकरण जो है यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा सेकुकर जीनोम के हेरफेर की अनुमति देता है। पौधे की प्रजातियों के बीच सामान्य क्रॉसिंग बाधाओं पर काबू पाने और जैविक अनुवांशिकी और प्रजनन में पादप प्रजनन में इसका प्रमुख योगदान होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कॉस्मिड एक क्रॉस साइट वाले प्लाज्मिड होते हैं। क्रॉस कहाँ से प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा लैम्डा फेज से। कॉस्मिड एक प्रकार का हाइब्रिड प्लाज्मिड है और इसमें जो क्रॉस होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये लैम्डा फेज से प्राप्त होता है। कॉस्मिड साइट प्लस प्लाज्मिड इक्वल टू कॉस्मिड बनता है, ठीक है। अगर पूछा जाए
क्रॉस और प्लाज्मिड यानी कि क्रॉस साइड और प्लाज्मिड मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये कॉस्मिड बनाते हैं, ठीक है। और ये लैम्डा फेज से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। टीआई प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त होता है। टीआई प्लाज्मिड पादप कोशिकाओं की आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्राकृतिक वेक्टर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह अपने टीडीएनए को जीवाणुओं से पादप जीनोम में स्थानांतरित कर सकता है और ट्रांसजेनिक पौधों के निर्माण में इस प्लाज्मिड का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पीसीआर प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज को पीसीआर प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज को थर्मोफिलिक जीवाणु थर्मस एक्वासिटम से अलग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? जीव पूछा जा रहा है, कौन सा जीव है? ऑप्शन है आपके सामने इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टर या थर्मस एक्विसिटम। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी थर्मस एक्विसिटम। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग करके डीएनए अणुओं की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं, डीएनए सीक्वेंस बनाया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग क्लिनिकल लेबोरेटरीज तथा रिसर्च लेबोरेटरीज में किया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास 1983 में कैरी मुलिस के द्वारा किया गया था। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए उष्मा अस्थायी यानी कि हीट स्टेबल होता है। डीएनए पॉलीमरेज इसमें जो है वो हीट स्टेबल होते हैं, जैसे टैग पॉलीमरेज, जिसे टी पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पॉलीमरेज थर्मस एक्विसिटम नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, थर्मोफिलस एक्विसिटम से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? थर्मोफिलस एक्विसिटम से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? ऑप्शन अभी हम लोगों ने देखा था, टैग पॉलीमरेज थर्मोफिलस एक्विसिटम से प्राप्त होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख चुके हैं। अगला, जैव कीटनाशी के रूप में उपयोग किए जाने वाला बैसिलस प्रजाति कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिसे बैसिलस यूरिजेनेसिस कहते हैं। बी मतलब बैसिलस, ठीक है। ये जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये है क्या? तो ये 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और मिट्टी में रहने वाला है, ठीक है। ये आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे जीन जो जीवाणुओं को जैविक प्रतिरोध प्रदान करते हैं कहाँ अवस्थित होते हैं? ऑप्शन है पॉलीराइबोसोम में, प्लास्टिड पर, माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लाज्मा झिल्ली पर। जो जीवाणुओं को क्या करते हैं, जो जीवाणुओं को जैविक प्रतिरोध प्रदान करते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्लाज्मिड पर। कहाँ पे? प्लाज्मिड पर। प्लाज्मिड बैक्टीरिया कोशिकाओं में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं और वे अक्सर कुछ यूकैरियोट्स में भी होते हैं। प्लाज्मिड में ले जाने वाला जीन बैक्टीरिया को आनुवंशिक लाभ प्रदान करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन व्हिच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? पॉलीराइबोसोम में, आरएनए में, प्लाज्मिड में या सर्कुलर डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मिड में। ऐसे जीन जो जीवाणुओं में प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं वो प्लाज्मिड में स्थित होते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन होते हैं जो स्वतः द्विगुणित होते हैं। जीवाणुओं में जो प्लाज्मिड इस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं उन्हें आर प्लाज्मिड यानी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वो प्लाज्मिड जो जीवाणुओं में इस अवस्था को दर्शाते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है, यानी कि कौन सा सेरल है मानव निर्मित, मैन मेड सेरल है? ऑप्शन
अरेबिडोप्सिस, ट्रिट्रिकेल तो दूसरा ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रिट्रिकेल ये मानव निर्मित अनाज है। ट्रिट्रिकेल 19वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटलैंड और जर्मनी के प्रयोगशाला में उत्पन्न की गेहूं और राई की पहली संकर है। ट्रिट्रिकेल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर्स होते हैं। ट्रिट्रिकेल मैग्नीज खनिज में भी समृद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PBR 322 इज अ फेमस ऑफ। PBR 322 एक प्रसिद्ध है, क्या है? तो ये एक प्लास्टिड है। ऑप्शन बी इसका सही, प्लाज्मिड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। PBR 322 एक प्रसिद्ध प्लाज्मिड वेक्टर है या पहला कृत्रिम क्लोनिंग वेक्टर है। अगर पूछा जाए पहला कृत्रिम क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है तो यही PBR 322 है, जिसे 1997 में बोलीवर और रोड्रिग्स के द्वारा जो है ई कोलाई प्लाज्मिड में विकसित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक प्रौद्योगिकी उत्पादित प्रत विषाणु प्रोटीन है? ह्यूमिलिन, इंटरफेरॉन, फ्यूमेजिलिन, ग्रोसिओफुलिन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग एंटीवायरल मानव प्रोटीन है जो वायरल संक्रमण के जवाब में उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सदर ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर। सदर ब्लॉटिंग एक विधा है, किसका है? तो सदर ब्लॉटिंग जो है ये डीएनए खंडों के अभिनिर्धारण यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सदर ब्लॉटिंग, नदर ब्लॉटिंग सबके बारे में देखा था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परावैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव कौन सा है? अ सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द। कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिरामिडिन डायमर का निर्माण ये परावैंगनी विकिरण का एक प्रभाव है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। परावैंगनी विकिरण और सौर विकिरण का सबसे ऊर्जावान, उत्परिवर्तनजन और कार्सिनोजेनिक घटक है जो सीधे डीएनए द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें आसन्न पिरामिडल बेस के बीच डायमेरिक प्रोडक्ट को जन्म दिया जाता है। दो प्रकार के इन बाकी संशोधन जो है ये पिरामिडीन डायमर उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडीन डायमर ये परावैंगनी विकिरण का प्रभाव होता है। अगला, निम्नलिखित तकनीकों में से कौन फॉरेंसिक विज्ञान में यूज किया जाता है? यानी कि फॉरेंसिक साइंस में कौन सा यूज किया जाता है, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? डीएनए फुटप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग या सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन तीनों को ही फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को डीएनए अंगुलिक मुद्रण पर किए जाने वाले अपने शोध के लिए जाना जाता है? यानी डीएनए फिंगरप्रिंट किसने दिया था? तो हम लोगों ने देखा था डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो देने वाले साइंटिस्ट थे, डीएनए फिंगरप्रिंट्स को सबसे पहले ए जेफरी ने 1984 में बताया था, लेकिन यहाँ पे भारतीय पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? भारतीय पूछा है। तो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताया था? तो लालजी सिंह, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में 1947 में ही 1947 में इनका जन्म हुआ था और 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने ही 2004 में इन्हें जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इन्हें भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट्स के पिता के नाम से भी जाना जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंट तो लालजी सिंह है। ठीक है, 2004 में इन्हें भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए नोबेल नहीं मिला था, इन्हें पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था 2004 में। ठीक है, और वैसे डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो ए जेफरिस नामक वैज्ञानिक ने 1984 में बताया था। और भारत में किसने बताया? तो लालजी सिंह ने बताया था। अगला क्वेश्चन, वह जाति जिसमें प्रायः अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने की सफलता प्राप्त की गई, यानी किसमें सबसे पहले जो है अगुणित भ्रूण यानी हैप्लॉइड एम्ब्रॉय जो है वो उत्पन्न की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए धतूरा स्ट्रेमोनियम। धतूरा स्ट्रेमोनियम को अल्सर, घाव, सूजन, गठिया और बुखार, अस्थमा जैसे ब्रोंकाइटिस सहित कई विभिन्न मानव बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। इसका उपयोग कई लोग चिकित्सा उपचारों में भी किया जाता है। इसमें सबसे पहला हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो है उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई थी। फ्रेंड्स, बगल में शादी है, कुछ फंक्शन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसमें टोटल 83 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमने कवर ही कर लिया है, बाकी बचे हुए 43 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।